जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा, 2 मिनट सिर्फ और वेट कर लें जी, 8:10 तक। अगर कोई स्टूडेंट रह गया तो वो एक दफ़ा आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा, काइंडली स्पीकर अपना जो है ना वो सभी लोग ऑफ कर लें। बस 1-2 मिनट और वेट कर लें तब बच्चे सारे आ जाएं, क्योंकि पहली क्लास है। फिर स्टार्ट करते हैं।
जी मेरे ख्याल में आप सभी लोग आ गए हैं जी। तो आवाज़ आप सब लोगों को क्लियर आ रही है जी? जी काइंडली ज़रा एक दफ़ा मुझे बता दें, जो लोग ऑनलाइन हैं उनको आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ जी सेशन। मेरा नाम आपको ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बिलाल अज़हर का नाम है जी। और मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 2010 में मैंने क्वालिफाई किया था। और सीए फाइनल को पैक में मेरा ख्याल है अब 12-13 साल हो गए हैं। मैंने 2012 में स्टार्ट किया था पढ़ाना। तो 2012 से मैं पढ़ा रहा हूँ फाइनल लेवल पे सीए के स्टूडेंट्स को पैक में ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ये वाला जो सेशन है ना हमारा, थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर सेशन डिफरेंट होगा आपको। मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने ब्रीफ किया ही नहीं किया, लेकिन मैं बहरहाल आपको सारा डिटेल आज बताने लगा हूँ जी। अच्छा देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि टैक्स के दो सेशंस हैं। एक जून से दिसंबर वाला सेशन होता है, और एक ओबियसली जो अभी आपका ये सेशन होने लगा है। जो तो जून से दिसंबर वाला सेशन होता है ना, उसमें चेंजेस आती हैं बहुत ज़्यादा। रीज़न बीइंग के मई या जून में ना आपके हर साल पाकिस्तान में एक बजट आता है। अब जब बजट आता है ना, तो बजट में काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं। और वो चेंजेस की वजह से सारे का सारा जो लॉ है वो चेंज हो जाता है। तो पिछला को प्रीवियस अगर कोई लेक्चर्स होंगे तो वो नहीं चल सकते। ठीक है, कोई बुक भी पुरानी नहीं चल सकती, आपको बुक भी नहीं यूज़ करनी पड़ती है हमेशा। और जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको अपडेटेड लेने पड़ते हैं, क्योंकि टेक्स्ट में तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं। जो सेकंड हाफ वाला सेशन होता है ना, यानी ये वाला सेशन जो आपका अभी होने लगा है जनवरी से जून वाला, वो डिपेंड करता है कि इन बिटवीन 6 मंथ्स कोई सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट तो नहीं आया। अब देखिए, मैं अब आपको दो तीन चीज़ें ज़रा समझा दूँ पहले डिटेल में। अगर से ये चीज़ें उस आपको लेक्चर पहले वाले में मिल जाएंगी सारी, लेकिन मैं बहरहाल चूँकि पहला लेक्चर लाइव वाला है तो इसमें मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। देखें, एक होता है फाइनेंस बिल। ठीक है, ये हर साल एनुअली एनुअली प्रेजेंट होता है। और ये मैंने आपको इसकी फ्रिक्वेंसी बताई है कि पाकिस्तान में ये मई या जून में आता है। ठीक है, ये नेशनल असेंबली में प्रेजेंट होता है, कौमी असेंबली में। और इसमें आपका इनकम टैक्स का जो लॉ है, सेल्स टैक्स का जो लॉ है, और इसी तरह जो आपके सिलेबस में बाकी लॉज हैं, फेडरल एक्साइज वगैरह, उसमें जो भी चेंजेस होती हैं ना वो प्रेजेंट की जाती हैं हर साल। ये बजट, इसको फाइनेंस बिल जो है, ये जब अप्रूव हो जाता है तो इसको कहते हैं फाइनेंस एक्ट। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन होती है, डिस्कशन होने के बाद ये अप्रूव हो जाता है थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ठीक है, और इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि बेतहाशा चेंजेस आती हैं। इस दफ़ा जो फाइनेंस एक्ट आया वो फाइनेंस एक्ट 2024 है। ठीक है, जो कि पूरे साल के लिए एप्लीकेबल है, यानी जुलाई 2024 से जून 2025। ठीक है, अगला जो बजट आपका आएगा, जो फाइनेंस एक्ट आएगा, वो 25 में नेक्स्ट अटेम्प्ट में आएगा, यानी जून में। मई या जून में। अच्छा, उसके बाद अगर आपको पता है कि पाकिस्तान में जो टैक्सेस की, जो रेवेन्यू की कलेक्शन का सबसे मेजर सोर्स है ना, वो टैक्सेस है। ठीक है, टैक्सेस के अलावा तो गवर्नमेंट के पास कोई और कोई रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स नहीं है। मेन या जो मेजर रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, वो टैक्सेस की कलेक्शन से आता है। ठीक है, और प्लस ऑब्वियसली आईएमएफ से वो लोन वगैरह भी ले लेते हैं, और बाकी के जो आईएमएफ वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह से भी इस तरह की चीज़ें, डोनेशन वगैरह, ये लोन वगैरह मिलता है। लेकिन जो रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है वो पाकिस्तान में टैक्सेस है। ठीक है, हर साल के स्टार्ट पे, जैसे ये पिछले साल जुलाई में जून में एक बजट बन जाता है, जिसमें वो फोरकास्ट करते हैं जी कि हमारा रेवेन्यू कितना होगा। चलिए मैं आपको बल्कि एक दफ़ा एक्चुअल दिखा ही दूँ।
जैसे ये देखें। एक सेकंड जी। अब देखें, इस वक्त जो चल रहा है वो 2025 चल रहा है, ठीक है, ये आखिर वाला जो कॉलम है ये वाला। अब जो पिछले साल बजट प्रेजेंट हुआ उसमें टोटल जो टैक्स का रेवेन्यू फोरकास्ट किया गया ना, वो ये 12,970, यानी 12,970 अरब रुपया फोरकास्ट किया गया कि टैक्सेस की मद में एफबीआर को कलेक्ट होगा। ठीक है, जिसमें से डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो 5,512 है। 5,500 अरब जो है वो इनकम टैक्स की मद में कलेक्ट होगा। डायरेक्ट टैक्स पाकिस्तान में जो मेन है वो इनकम टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में 7,458 अरब रुपया फोरकास्टेड है कि कलेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट टैक्स का फिर आगे उसने ब्रेकअप दिया हुआ है कि सेल्स टैक्स इसमें इतना होगा, कस्टम ड्यूटीज इतनी होंगी, और इस तरह करके ये हो जाएगा प्लस। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें पेट्रोलियम लेवी है या और इस तरह के जो टूल टैक्स वगैरह हम लोग पे करते हैं या और जो छोटे मोटे टैक्सेस पे होते हैं, वो मिला के, टैक्सेस नहीं, सॉरी, नॉन टैक्स रेवेन्यू है तो उसमें इसमें टैक्सेस नहीं होते। इसमें जैसे रॉयल्टी वगैरह गवर्नमेंट ले लेती है, या पेट्रोलियम लेवी वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें आ जाती हैं। गवर्नमेंट की बेतहाशा प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ से गवर्नमेंट को रेंट आ जाता है। गवर्नमेंट के बेतहाशा कंपनीज के अंदर शेयर्स हैं, तो उन शेयर से गवर्नमेंट को डिविडेंड आ जाता है। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में है। वो 4,845 हैं। तो टोटल रेवेन्यू जो फोरकास्टेड है 25 का वो है 17,815 अरब। ठीक है। अच्छा, इसमें एक 18th अमेंडमेंट हुई थी। उस 18th अमेंडमेंट में उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो एक किस्म की ऑटोनॉमी दी हुई है। तो अब जब वो ऑटोनॉमी दी हुई है तो जो जो टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ना, उसका बैठे बिठाए शेयर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चला जाता है। ठीक है, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने कुछ भी नहीं करना, कोई हाथ पैर नहीं चलाना। फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, और टैक्सेस कलेक्ट करके चारों प्रोविंसेस को जो भी उनका शेयर एनएफसी अवार्ड्स है मेरे ख्याल में उसमें एग्रीड है, उसके अकॉर्डिंगली वो शेयर प्रोविंशियल को चले जाना है। ठीक है, तो 17,000 अरब जो है वो गवर्नमेंट 25 में कलेक्ट करेगी, जिसमें से मेरे ख्याल में इन्होंने 8-9 तो कर लिया है अभी। और इसमें जो प्रोविंशियल का शेयर है वो 7,438 है। ठीक है, तो ये आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देना पड़ेगा, सिंध गवर्नमेंट को, केपीके को, पंजाब को और बलूचिस्तान को। तो पीछे आपका 10,000 रह जाएगा जी। ठीक है, और उसके बाद आपके एक्सपेंडिचर हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लें, आप सब लोग अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, बैलेंस शीट वगैरह तो आप लोगों को आती है बनानी, कि हमारा टोटल रेवेन्यू फेडरल लेवल पे 10,000 अरब है। और एक्सपेंडिचर में पहली एक्सपेंडिचर की आपको नज़र आ रही है वो क्या है जी? इंटरेस्ट की पेमेंट। जो कर्जे हमने लिए हुए हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कितना है जी? 9,000। यानी जितना रेवेन्यू है उतना ही सिर्फ इंटरेस्ट की मद में, सूद की मद में पे करना है। ठीक है, तो पीछे बाकी क्या बचेगा? तो बाकी जितने भी इसका मतलब है जो खर्चे हैं, जिसमें डिफेंस भी है, सब्सिडीज भी हैं, गवर्नमेंट की ऑब्वियसली अदर स्पेंडिंग्स भी होती हैं, पीएसडीपी भी होता है। तो ये मिला के जो टोटल खर्चे उन्होंने फोरकास्ट किए हुए हैं वो 18,000 अरब के किए हुए हैं। 10,000 अरब की कलेक्शन है, 18,000 अरब के खर्चे हैं, और 8,500 का डेफिसिट है इस साल एक्सपेक्टेड।
ठीक है। इस 8,500 के डेफिसिट को कैसे मीट करना है जी, वो ये उसने नीचे बता दिए, कर्जे लेने हैं और क्या करना है। प्रोविंशियल लेवल पे, जो प्रोविंशियल भी तो कलेक्शन करती है ना, तो प्रोविंशियल लेवल पे सरप्लस आ रहा है, उनका तो आना ही है सरप्लस, क्योंकि उनको बैठे बैठे जब इतने पैसे आ जाने हैं तो उनके तो खर्चे कम है प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो फेडरल गवर्नमेंट की होती है ना सारे खर्चों की। तो प्रोविंशियल का सरप्लस बच जाएगा 1,200, वो वापस आ जाएगा। पीछे 7,283 का जो है वो ओवरऑल डेफिसिट है, इसको मीट करने के लिए आपको पता है कि फिर आईएमएफ जो है उसने पाकिस्तान को क्या किया हमारे साथ पिछले 3-4 सालों के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको एक ओवरऑल पिक्चर बताई, और इसका सिर्फ आपको बताने का, या आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपके ओबियसली बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और आप जब पहला लेक्चर रिकॉर्डिंग में सुनेंगे पिछले वाला, तो उसमें बड़े डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, सिर्फ आपको बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट जो है ईयर के स्टार्ट पे ना एक टारगेट बना देती है। अच्छा, फिर मंथली बेसिस पे वो जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया होता है ना, उसको वो मॉनिटर करती है। ठीक है, जैसे इस साल अगर मैं देखूं, तो अभी दिसंबर 6 महीने गुजर गए हैं ना। ये 2-3 दिन पहले न्यूज आई हुई थी, तो ये देखें, कि दिसंबर में 1 महीने में एफबीआर ने, जिस तरह आप किसी कंपनी की बजटिंग करते हैं ना, कि आप बजट बनाते हैं और फिर उस बजट की एक्चुअल बेसिस पे मॉनिटरिंग करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे होता है। ठीक है, उन्होंने बजटेड किया हुआ था 1,300 अरब, जबकि जो कलेक्शन हुई है वो 1,326 हुई है। बजटेड जो था वो 1,373 था दिसंबर में। और ओवरऑल 6 महीनों पे 5,600 अरब रुपया गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, जबकि जो बजटेड था वो 6,000 अरब था। यानी आप टैक्स का रेवेन्यू अगर देखें, तो टैक्स का रेवेन्यू पूरे साल का जो फोरकास्टेड है वो 12,900 है। ठीक है, उसमें से 5,600 जो है वो पहले 6 महीने में इन्होंने अचीव कर लिया है, और बाकी का जो है वो सेकंड हाफ में कलेक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, पहले के निस्बत, तो बाकी की जो कलेक्शन है वो सेकंड हाफ में एक्सपेक्टेड है। वो जून, ज़्यादातर कंपनीज का जो ईयर एंड होता है वो जून होता है, और जून में फिर आपको एडवांस टैक्स जो है वो 90% पे करना होता है। तो तो आप बताने का पर्पज, वो जो फाइनेंस एक्ट से मैं आपको लिंक कर रहा था ना, अगर तो गवर्नमेंट, अब ये जो टारगेट इन्होंने बनाया हुआ है ना, ये मोर और यानी ये तकरीबन अचीव हो रहा है। 300-400 मिलियन की शॉर्टफॉल है, वो कोई इतनी मेजर शॉर्टफॉल नहीं है। ठीक है, इस नीचे उसने लिखा भी होगा, 3,387 की है। ठीक है, लेकिन वो इतनी बड़ी शॉर्टफॉल नहीं है। अगर तो बहुत ही कोई मैसिव शॉर्टफॉल हो ना, बिलियंस, 1,000 बिलियन के करीब भी हो जाए, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को ना ड्यूरिंग द ईयर, मिड ऑफ द ईयर में सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट इशू करना पड़ता है, फाइनेंस बिल इशू करना पड़ता है। वो जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल होता है ना, उसमें फिर फर्दर टैक्सेस लगाए जाते हैं। ठीक है, उसमें अगेन लॉ में चेंजेस की जाती हैं। अब फॉर्चुनेटली पिछले 6 महीने में कोई सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल अभी तक नहीं आया। ठीक है। ठीक है, ये देख, अगर आपने इसको देखना हो तो इसके लिए जो सोर्स होता है ना, वो एफबीआर की साइट होती है। एफबीआर की साइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ये ना नीचे एक्ट्स आ रहे हैं, ये एक्ट्स कितने आए हैं, ऑर्डिनेंस कितने आए हैं, रूल्स वगैरह कितने आए हैं। आप देखें, जैसे 21 की एग्जांपल ले लें या 22 की ले लें, ये देखें, थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 में 3 दफ़ा अमेंडमेंट हुई, ये सेकंड आई, ये पहला होगा। इसी तरह 22 में 2 दफ़ा अमेंडमेंट हुई, 19 में भी काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स आपको मिलेंगी। लेकिन
ये 16 में भी देखने पड़ी हुई हैं अमेंडमेंट लॉ जो आए हैं, ये एक्ट्स आए हैं आज की डेट तक। 2024 में सिर्फ एक अमेंडमेंट हुई है जी, वो भी ये पिछले हफ्ते ही हुई है, वो 1 पेज की है, ठीक है। ये टैक्स अमेंडमेंट लॉ 2024, इसमें बैंकिंग कंपनी का उसने जो टैक्स का जो, सॉरी ये तो 24 मई वाली है। वो शायद अभी एफबीआई की साइट पे भी नहीं आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 6 महीने में ना लॉ में कोई चेंज नहीं आई, ठीक है। अब जब कोई चेंज नहीं आई तो जो पिछले वाले लेक्चर्स रिकॉर्डेड है ना, वो सारे के सारे आपके लिए बेनिफिशियल है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस दफ़ा ये डिसाइड ये किया है हमने कि आप लोगों को पिछले वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। पहले उन्होंने आपको एक्सेस दे दी थी, लेकिन मैंने इनको फिर एक दफ़ा कहा था, फिर अक्सर स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछना शुरू हो गए थे, हालांकि पहली क्लास भी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इनको कहा था कि फॉर द टाइम बीइंग ज़रा वो एक्सेस ख़त्म कर दें, मेरी पहली क्लास हो लेने दें, उसमें मैं सारा स्टूडेंट्स को ब्रीफ कर दूंगा, उसके बाद फिर आपको दोबारा से उनकी एक्सेस पोर्टल पे मिल जाएगी, लेबलिंग के साथ मिल जाएगी। अच्छा, अब अगर आप उन लेक्चर्स को, अब मैं आपको जरा उन थोड़ा सा लेक्चर्स के बारे में ब्रीफ कर दूं, उन लेक्चर्स को अगर आप देखेंगे ना, तो ये ना मैंने एक समरी बनाई हुई है, और मैं आपको जरा तरीकाकार भी बता देता हूँ कि हमने पढ़ना किस तरह से है। या इनडायरेक्ट टैक्स कर लेते हैं इसको। अच्छा, अगर आपने पहले देखा हो या जब आपको कल एक्सेस मिल जाएगी तो आप देख लेंगे कि उसमें टोटल आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे ना, वो 55 लेक्चर्स होंगे पिछले वाले सेशन के, ठीक है। अच्छा, वो जो 55 लेक्चर्स हैं उसका ब्रेकअप कुछ इस तरह से है कि उसमें टोटल जो 27 लेक्चर्स हैं ना, पहले 27 वो इनडायरेक्ट टैक्स के हैं, और रिमेनिंग के जितने भी बने वो आपके 28 के करीब वो इनकम टैक्स के हैं, ठीक है। अच्छा, आप पढ़ना किस तरह से है जी, मैं नॉर्मली हमेशा से, जब से आपका पेपर, आप सब लोगों को पता है कि आपका जो पेपर है वो ओपन बुक है, ठीक है। आप पेपर जब से आपका ओपन बुक हुआ है, तो मैं पहले जो चीज़ पढ़ाता हूँ ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपके सिलेबस का पार्ट है। पहले लेक्चर में जब आप, पहले लेक्चर की अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। फिलहाल जो उसमें जो छोटी मोटी चीज़ें बताने वाली है मैं दोबारा से बता देता हूँ कि सिलेबस अगर मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ ना आपका, तो ये आपका एक सिलेबस है जी। अगर सेल्स टैक्स की मैं बात करूँ, ये बल्कि पहले से शुरू हो जाते हैं, इनकम टैक्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है ऑब्वियसली, या इनडायरेक्टली आपकी इनकम से प्रोपोर्शनेट है। इसकी जो वेटेज आपके सिलेबस में है वो 50 से 55 मार्क्स की है, ठीक है। इसमें आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मेन है जी। फिर ऑर्डिनेंस बेसिकली जो एक चीज़ होती है मेन लॉ, और फिर उस लॉ की जहाँ पे भी फर्दर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होती है ना, देखे ना, अब लॉ में तो वो डिटेल में बातें नहीं लिख सकता ना, सेक्शन में उसने लिख दिया कि भाई फलाने फलाने बंदे ने रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। अब रिटर्न फाइल होनी कैसे है, किस फॉर्म पे होनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच होंगे, या उसने अपील का तरीकाकार बता दिया कि भाई 30 दिनों में फलानी जगह पे अपील करनी है, 60 दिनों में फलानी जगह पे अपील करनी है, लेकिन अपील फाइल होती कैसे है, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो एफबीआर मेन लॉ में नहीं दे सकता, ठीक है। वरना तो मेन लॉ ही बहुत लेंथी हो जाएगा और उसकी रेलिवेंस भी खत्म हो जाएगी। तो जहाँ पे भी किसी प्रोविजन की फर्दर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होती है ना, वहाँ पे एफबीआर के पास पावर होती है कि वो रूल्स बना सकता है, ठीक है। इनकम टैक्स में भी रूल्स हैं, सेल्स टैक्स में भी रूल्स बने हुए हैं, और फेडरल एक्साइज में भी रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स में मेन आपका जो स्टैचू है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है,
फिर रूल्स हैं 2002 के, और फिर जितने भी रेलिवेंट सर्कुलर्स एंड एसआरओज हैं वो सारे के सारे आपके सिलेबस में हैं। ये तकरीबन 220 के करीब सेक्शंस हैं, 250 के करीब रूल्स हैं। इसमें कोई सिलेक्टिव स्टडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे सारे का सारा जो पेपर में यहाँ पे सारे का सारा जो लॉ है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। जैसे आपने कैफ लेवल वगैरह पे पढ़ा होगा, तो वहाँ पे बड़े रिस्ट्रिक्टेड से और बड़े आसान आसान से जो सेक्शंस है ना, वो कैफ लेवल पे आपके पेपर में टेस्ट भी होते हैं या आपके सिलेबस में भी हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सी टेस्टिंग डिफरेंट लेवल की है। पेपर पास करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान सा पेपर है ये। लेकिन बहरहाल तरीक़ेकार थोड़ा सा फर्क है कैब से, वो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। तो इसके लिए नॉर्मली 2.5 महीने लगते हैं। बाज़ दफ़ा शुरू में मैंने जब इनकम टैक्स पढ़ाया करता था ना, तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता था, क्योंकि शुरू शुरू में ज़रा थोड़ा सा स्लो बंदा पढ़ता है, तो वो 2.5 महीने जो थे ना, वो खींचते खींचते 3 महीने लग जाते थे। फिर आखिर पे क्या होता था कि जो सेल्स टैक्स वाला पोर्शन है ना, उसको फिर जल्दी जल्दी 1 महीने में ख़त्म करना पड़ता था। जबकि सेल्स टैक्स का अगर आप वेटेज देखेंगे तो वो ये देखेंगे तकरीबन 40 नंबर सेल्स टैक्स और एफईडी के हैं। यानी 50 से 55 मार्क्स इनकम टैक्स के हैं, और 35 से 40 मार्क्स जो हैं वो सेल्स टैक्स के हैं। थोड़ा सा ही फर्क है, 10-12 नंबर का। ठीक है। और बाकी एक एथिक्स का पोर्शन है आपके सिलेबस में। तो अब मैं फिर इसलिए पहले क्या करता हूँ, हमेशा से जो 40 मार्क्स का सेल्स टैक्स प्लस एफईडी वाला पोर्शन है ना, प्लस प्रोविंशियल सेल्स टैक्स वाला, वो पहले पढ़ाता हूँ। उस पे तकरीबन 1.5 महीना लगता है। और उसके लिए ये रेलिवेंट लॉज हैं सारे के सारे। ठीक है। सेल्स टैक्स एक्ट है, जो कि मेन स्टैचू है आपका। सेल्स टैक्स के रूल्स हैं, ये सारे का सारा आपके सिलेबस में है। जो फेडरल एक्साइज है, ये सारे का सारा आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। फेडरल एक्साइज के सिर्फ और सिर्फ जो 18 सेक्शंस हैं वो आपके सिलेबस में है, प्लस इन 18 सेक्शन से रिलेटेड जो भी रेलिवेंट रूल्स है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है। वो आपके सिलेबस में। प्लस प्रोविंशियल सेल्स टैक्स चारों लेवल पे, चारों प्रोविंसेस में प्रोविंशियल लेवल पे सर्विसेज के ऊपर टैक्सेशन की जो डोमेन है ना, वो आप प्रोविंशियल लेवल पे चली गई हुई है। तो चारों प्रोविंसेस में सर्विसेज के ऊपर जो है वो लॉ बन चुके हैं जी। वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। वो सारे के सारे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है जी। सिर्फ जो कॉमन प्रोविजंस है उन चारों लॉज के अंदर प्लस इस्लामाबाद में, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो पहले हम ये पढ़ते हैं, प्लस एक एथिक्स का आई कैप के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, इसमें से आई कैप हमेशा 5 एक नंबर की टेस्टिंग लाजमी करता है, 5-6 नंबर की। उसके लिए वो एक चैप्टर बुक में मैंने दिया हुआ है, वो नॉर्मली आप लोग पढ़ लें तो वो कवर हो जाता है। ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है आपके सिलेबस का। अगर आप पहले रिकॉर्डिंग वाला लेक्चर सुनेंगे तो वहां पे मैंने बड़ी डिटेल में बताया भी होगा। अच्छा। तो पहले हमेशा से सेल्स टैक्स में पढ़ाता हूँ जी, आपने भी इसी तरह से फॉलो करना है। आपने सेल्स टैक्स को पहले पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका कार क्या है जी, ये मैंने एक रजिस्टर बनाया है जी। ये ये मैं आपसे अभी शेयर कर लूंगा क्लास के बाद। इसमें ल- होगा इस तरह से कि 3 लेक्चर्स, 3 डेज की क्लास है आपकी, 3 आपको लेक्चर्स हैं, उनकी आपने रिकॉर्डिंग सुननी है। ठीक है। मैंने वो डेट यहाँ पे लिख दी है, आप अपनी मर्जी से जब भी आपको टाइम मिले आप सुन सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है। 3 लेक्चर्स के बाद नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन आपकी लाइव क्लास हुआ करेगी हर वीक में। ठीक है। जैसे पहली आप आज है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो नेक्स्ट मंडे को होगी, 13 जनवरी को। अच्छा। इसमें क्या की हुआ करेगा जी, इसमें हम जो आपके पिछले तीनों लेक्चर्स होंगे ना, उसमें आपको जो भी इशू आएगा, रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी, ज़्यादातर चीज रिकॉर्डिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि ये मैं आज जैसे आपको पहले बताया कि 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, और ज़्यादातर मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ। ठीक है। फिजिकल कोविड से पहले सेशन पढ़ाया करता था, उसके बाद से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। और जो रेशो होती है ना लाइव की और रिकॉर्डिंग की, वो 1 to 10 है समझ लें। यानी एक बंदा अगर लाइव क्लास में होता है ना, तो 10 बंदे रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। ये रेशो चल रही है पिछले
काफ़ी अरसे से, तो आज तक कभी मसला आया नहीं है। ठीक है। कुछ स्टूडेंट दो चार ऐसे ज़रूर होंगे जो यूज टू होते हैं लाइव क्लासेस से, वो रिकॉर्डिंग में उनको मसला होता है, उनके लिए मैं इसलिए ये एक पूरा इस तरह से वो बना दी है। तो रिकॉर्डिंग ज़्यादातर केसेस में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर आप प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपका मसला हल नहीं हो रहा तो हर मंडे वाले दिन लाइव क्लास हुआ करेगी इसी टाइम के ऊपर। ठीक है। 8 बजे शुरू हुआ करेगी। उसमें जो पिछले तीनों लेक्चर्स हुए होंगे ना, मैंने उनमें उन लेक्चर्स में क्या क्या टॉपिक डिस्कस हुए हैं वो मैंने ना ये टॉपिक वाइज बना दिए हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है। प्लस पिछली दफ़ा एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छी एक समरी बनाई हुई है जी, मेरे से उसने शेयर की हुई है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है वो, मैंने वो सेव भी कर ली थी। उसमें उसने ना हर लेक्चर की डिटेल्ड एक समरी बनाई हुई है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं उसने ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ये जो मैंने टेबल है ये मैंने नहीं बनाया हुआ, ये स्टूडेंट ने बनाया हुआ है। ठीक है। और ये उसने सारा लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की वो उसने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है। मैंने मोस्टली चीज़ें चेक की हैं, सारी ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं, गलती नहीं है इसके अंदर। फिर लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की वो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 इंट्रोडक्टरी थे, तो उसने इंट्रोडक्टरी में डाल दिया। ठीक है। फिर उसके बाद सेल्स टैक्स स्टार्ट हुआ तो सेल्स टैक्स में ये लेक्चर वाइज उसने पूरी एक समरी बनाई हुई है। आप अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं आप कर लें, नहीं यूज़ करना चाहते कोई इशू नहीं है। ठीक है। मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर 3 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है। लेक्चर 4 में क्या चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं, 5 में क्या हुई हुई हैं। ठीक है। ये भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा। इसके अंदर जो मेन चीज़ ये अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। इसको माइंड से निकाल दीजिएगा। मेन चीज़ ये है, इस तरह करके ना पहले हम सेल्स टैक्स, फिर इसी तरह से 4th 5 एंड 6th क्लास जो होगी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे 3 दिन। रिकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे ना तो 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, वैसे तो 2 घंटे की क्लास होती है, लेकिन नॉर्मली वो 2 घंटे जो है वो मैं ब्रेक लेता होता हूँ बीच में 15-20 मिनट की, प्लस कुछ क्लास 5-10 मिनट लेट स्टार्ट होती थी, तो इस तरह कर कर आके आपको मैक्सिमम जो क्लास का ड्यूरेशन मिलेगा ना वो 1.5 घंटे का मिलेगा। 1.5 घंटे का या बाद कोई क्लास होगी वो एक 40 मिनट की हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से रिकॉर्डिंग के अंदर तो फिर आप 3 क्लासेस नेक्स्ट की रिकॉर्डिंग सुनेंगे और फिर उसके बाद एक लाइव क्लास होगी। ठीक है। जिसमें पिछली 6 की 6 क्लासेस में आपको जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं वो आप मेरे से लाइव डिस्कस कर सकते हैं। प्लस जो भी फर्दर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी ना मैं साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा दिया करूँगा। ठीक है। क्योंकि लाइव क्लास में इतना टाइम नहीं होता प्रैक्टिस कराने का, तो यहाँ पे एक फैसिलिटी ये होगी कि रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लिया कर लेंगे, तो फिर मैं आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करवा दिया करूँगा। ठीक है। इस तरह करके ना ये देखिए मैंने सेल्स टैक्स का ये टोटल बनाया है जी। तो ये फिर 3rd वीक में भी इसी तरह से है, 3 क्लासेस हैं। शुरू में हमेशा आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहिए, कभी भी तेज़ तेज़ नहीं पढ़ना चाहिए। स्लो स्लो अगर आप लेक्चर में रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे ना तो मैंने बहुत ही स्लो स्लो करके पढ़ाया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी मैंने एक एक टॉपिक के ऊपर भी पूरा पूरा लेक्चर लगा दिया हुआ है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से बिल्ड हो जाए। तो पहले 3 वीक्स में 3 3 क्लासेस हैं जी। ठीक है। रिकॉर्डिंग के लिए जब भी आपको 1.5 घंटा मिले हफ्ते के अंदर 3 दिन आप सुन लें, या एक ही दिन में भी सुन सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि एक दिन में ना सुनिएगा, इसको स्प्रेड कीजिएगा 3 दिन पे। अच्छा। उसके बाद 4th वीक ऑनवर्ड्स वो क्लासेस जो है ना रिकॉर्डिंग वाली वो मैंने 4 कर दी हैं। ठीक है। फिर ये 4 क्लासेस हैं, फिर लाइव क्लास होगी, फिर ये 4 हैं लाइव क्लास होगी जी। और फिर ये 2 लाइव क्लासेस एंड पे होंगी, क्योंकि आपने सारा इसमें सिलेबस पढ़ लिया होगा, तो इसमें फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा 5-6 क्वेश्चंस की अलहदा से। अगर चाहिए रिकॉर्डिंग में भी आप देखेंगे कि मैंने तकरीबन 10-12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग में भी करवाई होगी, लेकिन यहाँ पे फिर मैं फर्दर टाइम मिल जाएगा तो मैं आपको 5-6 क्वेश्चंस और जो हैं सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो इस तरह से करके ये 1 महीने और 20 दिन में तकरीबन हम सेल्स टैक्स
आज 7 तारीख है, 27 तक का ये स्केड्यूल बना हुआ है। सेल्स टैक्स है इसमें, एफईडी है और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है। इसकी तकरीबन 35 से 40 मार्क्स की वेटेज है। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है जी। ये स्केड्यूल मैं आपसे शेयर कर लूँगा आज। और रिकमेंडेशन यही है जी, अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो पिछले वाले सेशन से बेहतर तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, जो लाइव क्लास होती है ना, उसमें एक तो इशू ये होता है कि टाइम बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा होता है। मेरे पास भी रिस्ट्रिक्टेड सा टाइम होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ऐसे ही मैं बताऊँ, ये नहीं है कि मैं हर टाइम अवेलेबल होता हूँ। और स्टूडेंट के पास भी, तो फिर वो 55 क्लासेस ही हो सकती हैं। ठीक है, और वो 55 क्लासेस भी 4 साढ़े 4 महीने पे जाके होती हैं। उसमें मैंने, मुझे याद है मैंने 3 4 या 5 6 सैटरडे या संडे भी ऑन किए हुए हैं। ठीक है, बीच में छुट्टियां भी आ जाती हैं। तो इस दफ़ा क्या होगा कि रिकॉर्डिंग आप एक वीक में कभी भी प्रॉपर्ली 3 डेज पे सुन सकते होंगे। चेंजेस कोई नहीं आई हुई, मैंने आपको दिखा दिया सारा। और उसके बाद जब लाइव क्लास हुआ करेगी ना, तो उसमें वो फर्दर जो पिछली 3 क्लासेस में डिस्कशन हुई होगी ना, वो फर्दर आपकी रिफाइन हो जाएगी। अच्छा, 8:30 बजे किसी ने मुझे मैसेज किया जी, लॉ की क्लास हो रही है। देखें, जो टाइम टेबल वाले मसले मसाइल हैं ना, ये मैं तो नहीं कर सकता ना सॉर्ट आउट। इसमें आपको जाफ़र साहब ने शायद ओरिएंटेशन दी थी ना सेशन, या वो जफ़र साहब हैं, उनसे आपने डिस्कस करना था ना कि मेरी क्लैश हो रहा है टाइमिंग्स का। वो किया आपने डिस्कस? हाँ, बुक की तरफ आ रहा हूँ जी, एक सेकंड। क्योंकि किसी ने मुझे मैसेज किया है कि उसकी 8:30 बजे लॉ की क्लास ख़त्म होती है, तो वो अभी आ रहा है। अच्छा देखिए, कितने लोग हैं जी लॉ की क्लास वाले, ये बात बताएं। क्योंकि हमारी क्लास मंडे वाले दिन होनी करनी है, तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं 8:30 बजे भी क्लास शुरू कर सकता हूँ, अगर बाकी लोगों को इशू नहीं है। काफ़ी सारे लोग हैं। चलें, क्योंकि ये हमारी लाइव क्लास नहीं है, तो इसमें हम टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो मैं 8:30 बजे शुरू कर लिया करूँगा। वैसे भी 1.5 घंटे की क्लास मैंने आपको बताया नॉर्मली होती है। ठीक है, तो 8:30 से हम ऑनवर्ड्स फिर स्टार्ट कर लिया करें। अच्छा, तो ये जो स्केजुअल है, ये मैं व्हाट्सएप का जो ग्रुप बने हुए हैं ना, अच्छा व्हाट्सएप के ग्रुप में एक इशू आता है कि वो पैक वाले 4 5 लोगों ने ग्रुप बना दिए हैं। कोई स्टूडेंट रिकॉर्डिंग में इनरोल है, कोई किसी में है, कोई गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग है। तो मेरे लिए बड़ा मसला होता है कि 4 4 5 5 ग्रुप्स में ना जवाब देना। ठीक है, मैंने अपना एक अलहदा से ग्रुप बनाया हुआ है। ये मैं एक मैसेज शेयर कर रहा हूँ जी। मैसेज कह रहा हूँ, अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ मोबाइल का। 0301 413 4332। इस पे आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा जी व्हाट्सएप पे, मैं वो ग्रुप का लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। और उन ग्रुप्स को मरा दो, 2 ग्रुप हैं, तो जहाँ पे भी स्पेस होगी मैं आपको ऐड कर लूँगा। ठीक है, ज़्यादातर मैं उन्हीं ग्रुप्स में शेयर करता होता हूँ, क्योंकि इस दफ़ा मैं हमें 4 5 ग्रुप उसने बना लिए हैं, और 3 4 ग्रुप पिछले सेशन के हैं। पिछले सेशन वाले स्टूडेंट भी होंगे इस दफ़ा। तो अब 7 8 ग्रुप्स में इम्पॉसिबल है डेली बेसिस पे मैसेज को देखना। ठीक है, इसलिए वो मैंने एक आधा ग्रुप बनाया होता है, वहीं पे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो वहीं पे मैं सारी अपडेशन, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, मैं वहाँ पे शेयर कर लूँगा। तो यहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं जी बुक की तरफ। कौन सी बुक से पढ़ना है? मैंने ना एडवांस टेक्स्ट की एक किताब खुद से लिखी हुई है, और ये मैं पिछले 8 9 साल से, यानी जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मैंने वो लिखना शुरू किया था। शुरू के जो 4 5 सेशंस थे, उसमें मैं नोट्स दे दिया करता था स्टूडेंट्स को खुद से बना के। उसके बाद से उसको फिर एक प्रॉपर बुक में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। और इस दफ़ा वो जो बुक है ना, उसका जो सेशन जो एडिशन आएगा ना, वो है 13th एडिशन, 13वां एडिशन है।
ये पब्लिशिंग में गया हुआ है जी। और तकरीबन 20 जनवरी तक मुझे उन्होंने बताया कि वो आएगा, मिड जनवरी तक। तो अभी बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों के पास पिछली बुक अवेलेबल है वो उसको भी चला सकते हैं, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा कि पिछले उस बुक में ना, पिछले 2 अटेम्प्ट्स के जो भी सॉल्यूशंस वगैरह हैं वो मैंने अपडेट किए हैं इस बुक के अंदर 13th एडिशन में। यानी पिछली 2 अटेम्प्ट्स के पास पेपर के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो 12वीं 12वें एडिशन में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्लस इस दफ़ा एक चेंज अभी इन लाइन है, क्यू में है, कि एक बिल जो है ना वो नेशनल असेंबली में प्रेजेंट तो हो गया हुआ है, लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था ना कि पहले वो बिल आता है, और बिल जो है जब अप्रूव हो जाता है ना असेंबली से, फिर वो एक्ट बन जाता है। तो आपने मीडिया में भी सुना होगा कि फाइलर और नॉन फाइलर का जो लॉ है वो आप चेंज कर रहे हैं। नॉन फाइलर के लिए उन्होंने वो काफ़ी सारी वो सैंक्शंस लगा रहे हैं कि नॉन फाइलर जो है वो गाड़ी नहीं खरीद सकता, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, उसका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें। उसका बिल प्रेजेंट हो चुका हुआ है, लेकिन अभी तक वो बिल अप्रूव नहीं हुआ। आपका जो आई कैप का लॉ है ना वो ये है कि फाइनेंस एक्ट में जो चेंजेस आती हैं ना, चाहे वो ओरिजिनल फाइनेंस एक्ट के थ्रू आए, चाहे सप्ली, जब भी मिड ऑफ द ईयर में कोई लॉ होता है ना तो उसको सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो अब सप्लीमेंट्री, जब भी वो बिल अप्रूव हो जाएगा ना तो वो सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट की फॉर्म में आएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट के ऊपर आई कैप का लॉ ये है जी कि 4 पेपर की डेट से 4 महीने पहले अगर कोई लॉ आया है तो आप पे एप्लीकेबल है, ठीक है। अब आपका जो पेपर है वो जून के फर्स्ट वीक में है ना, किस डेट पे है पेपर जी, आइडिया है किसी को? कब से पेपर स्टार्ट होंगे? 9 जून से। तो इसका मतलब है कि वो जो बिल है वो अगर 9 फरवरी तक आ गया ना, 4 मंथ्स का टाइम है ना, तो वो आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो बिल है उसमें जो चेंजेस आई हुई हैं वो मैंने इस 13th एडिशन में अपडेट कर दी है। तो ये दो चेंजेस हैं, लेकिन इतनी माइनर, इतनी मेजर चेंजेस नहीं है, माइनर सी चेंजेस हैं जो बिल वाली हैं। अलबत्ता जो पास पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछली 2 अटेम्प्ट्स में, वो आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं। आई कैप के जो साइट पे सोल्यूशन पड़े होंगे वो तो पुराने लॉ के हिसाब से पड़े होंगे ना, तो पुराना लॉ तो आपने फॉलो नहीं करना। आई कैप टेक्स्ट में एक बात याद रखिएगा, आई कैप की साइट पे जो सजेस्टेड सॉल्यूशंस हैं उनको आपने यूज़ नहीं करना। रीज़न बीइंग कि वो सजेस्टेड सॉल्यूशंस जो हैं वो जब आए थे उस वक्त तो लॉ कुछ और था। अब हमने तो वो क्वेश्चन जो है आज की डेट पे जो लॉ है ना, या पिछले बजट की डेट पे जो लॉ था उसके अकॉर्डिंगली करने हैं, ठीक है। तो उस ये जो चेंजेस हैं ये मैंने 13th एडिशन में कर दी हैं। रिकमेंडेड यही है कि नई बुक ले लीजिएगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं भाई मैंने पुरानी चलानी है, तो मैंने आपको बता दिया जो चेंजेस आई हैं। आप अगर वो चेंजेस को के ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप पुरानी किताब भी चला सकते हैं, क्योंकि मेजर चेंजेस तो इतनी आई नहीं है। 13th एडिशन है, 20 जनवरी तक वो अवेलेबल होगी। जब तक बुक अवेलेबल नहीं होती मैं स्टूडेंट से नोट शेयर कर दिया करता हूँ। आप लोगों ने पहले सेल्स टैक्स पढ़ना है, तो सेल्स टैक्स के ये जो 4 मेजर चीज़ें हैं ना, यानी सेल्स टैक्स का टोटल सिलेबस यही है, ये 4 जो मैंने अभी पीडीएफ में कन्वर्ट किए हैं, ये 4 भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और ये मैं जाहिद को भी दे दूंगा, वो पोर्टल पे भी रख देगा आपके ऑनलाइन। तो जब तक आपकी बुक नहीं आती, मैं पहले से बता दूं, जब तक बुक अवेलेबल नहीं होती मैं नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन जैसे ही बुक आ जाएगी तो फिर सॉफ्ट कॉपी में मैं नोट शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। फिर आपको बुक लेनी पड़ेगी। ये हो गया जी बुक वाला मसला। ये हम सेल्स टैक्स पहले कर लें, फिर इसी तरह से मैं एक इनकम टैक्स की समरी बना दूंगा, वो भी फिर आपसे शेयर कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, बुक वाला इशू हो गया, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, पढ़ना किस तरह से है ये मैंने आपको बता दिया। पेपर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दूं, अगरचे पहले लेक्चर में हुआ उसमें भी मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया होगा उस पेपर के बारे में भी, कि पेपर जो है ना वो आपका ओपन बुक है। अब जब ओपन बुक है ना तो थ्योरेटिकल पोर्शन कोई भी नहीं आना पेपर में, सारे का सारा पेपर जो है वो
सिनेरियो बेस्ड या न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होता है। यहाँ पे क्रैमिंग आपने नहीं करनी, यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करके कंप्रीहेंड करके उसकी बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो अगर आप, जो लेक्चर मैंने आपको बताया कि एक क्लास जो है वो 1.5 घंटे की है तकरीबन, 1.5 घंटे की क्लास अगर आप प्रॉपर पढ़ने के बाद उसको रिवाइज कर लेना डेली बेसिस पे, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। सिर्फ आपने रोज़ की, जो एक वीक में 3 क्लासेस हैं, प्लस उसमें जो भी चीज़ें बताई उनकी रिवीजन है। ठीक है। वो अगर आप कर लेंगे तो आप देखिएगा आपका पेपर बड़ी आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको पाइल अप करते जाएंगे कि एंड पे देखेंगे, एंड पे अगर आप देखने वाले की तरफ जाएंगे ना तो फिर मसला है। ठीक है जी, फिर ये पेपर मुश्किल है। इस पेपर की अगर आप पासिंग परसेंटेज देख लें तो वो तकरीबन मॉडरेट लेवल की है। ठीक है। यानी ना ये ज़्यादा मुश्किल पेपर कंसिडर किया जाता है, ना ये ज़्यादा आसान पेपर कंसिडर किया जाता है। तो इसमें जो रेशो है ना वो एक मॉडरेट लेवल की है। हर अटैम्प्ट में महल में 300-400 बच्चा वो पास कर देता है, आउट ऑफ पता नहीं कितने 3 या 4 हज़ार लोग अपीयर होते हैं, यानी तकरीबन 10%, 15% रेशो है पासिंग की। तो ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिसमें 800, 900, 1,000 बच्चा भी पास होता है। लेकिन टैक्स में कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि 1,000 बच्चा पास हो गया। एक आधी अटैम्प्ट में शायद हो गया था, वरना नॉर्मली यही रेंज आ रही है, 300-400 बच्चा। ठीक है। तो बुक के बारे में आपको बता दूं जी कि बुक मैंने आपको बता दी 13th एडिशन है। लेकिन अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते, आप कहते नहीं जी मुझे फलाने ऑथर की किताब पढ़नी है, आप वो पढ़ लें। ठीक है। मैंने तो ये, आप जैसे आपको बताया, मैंने बुक खुद से लिखी हुई है। पिछले 10-12 साल से चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो ओवर द ईयर मैंने उसको मेच्योर करके एक अच्छी फॉर्म में लिख दिया हुआ है। अगर आप अपने सीनियर्स वगैरह से पूछें तो उनकी, उन सीनियर वगैरह से फीडबैक ले लें, वो अगर आपको बेहतर फीडबैक देते हैं तो आप इस बुक को यूज़ कर लें। मेरे ख्याल में ये जो बुक में मैंने चीज़ें दी हुई हैं, इन्हीं इन्हीं चीज़ों को पढ़ के शायद 8 या 9 बच्चे हैं जिनकी डिस्टिंक्शन आ चुकी है। बाज़ लोगों का टेक्स्ट में मेरिट आ चुका है, और 3-4 बच्चों का गोल्ड मेडल आ चुका है। ठीक है। तो कंटेंट सारे का सारा इस किताब में अवेलेबल है। बाकी आपके ऊपर है जी, अगर आप कहते हैं नहीं जी मुझे ये किताब पसंद नहीं है, मैंने फलाने ऑथर की किताब पढ़नी है, आप उसको पढ़ लें। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक सारा ओवरव्यू दे दिया जी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी जी, एक्सेल पे क्वेश्चन करना है आप जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो उसमें भी देखिएगा, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो भी एक्सेल पे ही किया होगा। एक्सेल की पूरी शीट पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आपने क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो एक्सेल पे करनी है। और जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका जो जवाब है वो वर्ड पे टाइप करना है। ठीक है, रजिस्टर पे नहीं करना। बुक के बारे में मैंने देखे आपको बता दी है। आप ओल्ड एडिशन यूज़ कर सकते हैं। जो चेंजेस थी जो मैंने नई बुक में डाली हुई है वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप वो जो चेंजेस हैं उनको, उनके ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं तो वो आप पुरानी बुक यूज़ कर लीजिएगा। ठीक। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सिलेबस कंप्लीशन जो है वो अप्रैल होगा ना, 30th अप्रैल। 27 फेब तक ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर इनकम टैक्स होगा। नॉर्मली में 4 महीने में हमारी क्लासेस खत्म होती हैं, तो 4 महीने काउंट कैसे होते हैं, जिस डेट पे आपकी क्लास स्टार्ट हुई है ना उस डेट से आप 4 मंथ्स काउंट कर लें। यानी आज की डेट पे अगर आपकी क्लास स्टार्ट हुई है पहली, या कल की डेट पे थी, कल मैंने ऑफिशियली तो कल की डेट पे थी ना, लेकिन मैं कल नहीं ले सका, तो यानी 6 जनवरी से स्टार्ट हुई है, तो वहाँ से आप 4 महीने ऐड कर लें। ये है कि आखिरी 1-2 हफ्ते में अगर हम सैटरडे संडे वगैरह लगा लें तो फिर वो 30th पे ख़त्म हो जाएगी, 30th अप्रैल पे, वरना एक हफ्ता ऊपर चली जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ इस दफ़ा एक आप लोगों के पास एक एज है कि चूंकि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, अगर आप रिकॉर्डिंग्स जल्दी सुन लें तो हो सकता है अप्रैल में ख़त्म कर दें हम क्लासेस। ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा ज़्यादा जो होगा ना वो प्रैक्टिस में करवाऊंगा क्लास में,
जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जो सबसे मेन चीज़ है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये अक्सर लोगों के पास मिसकंसेप्शन है कि प्रैक्टिस करने से पेपर पास होगा। प्रैक्टिस करने से पेपर ज़रूर पास होगा, लेकिन जब तक आपको अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपको अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आप ऐसे बच्चों को भी देखेंगे जिन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी, हर टॉपिक के चार चार पांच पांच सवाल भी किए होंगे, लेकिन उनका पेपर पास हो गया होगा। ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जिन्होंने 15 15 20 20 सवाल भी किए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जोर नहीं दिया। ठीक है, वो जो मैट्रिक वाली अप्रोच होती है ना, एफए वाली, के वही सवाल कर दे रहा हूँ बस। तो वो आपको पता है आई कैम में ये अप्रोच नहीं चलती। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको रिकॉर्डिंग में मिलेंगे। कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ये बात ज़हन में रखिएगा। कॉन्सेप्ट सारे 100% आपने अब्जॉर्ब करने हैं। वो आपको आएंगे तो फिर ही प्रैक्टिस का फ़ायदा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस मैं इस दफ़ा ज़्यादा करवा दूंगा, तो ताकि प्रैक्टिस वाला एक इशू अक्सर स्टूडेंट को आता है कि आप प्रैक्टिस कम करवाते हैं, वो इस दफ़ा नहीं आएगा। सेल्स टैक्स की जो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो 27 की, वो मैं उसको जाहिद को, पैक वालों को कल कह दूंगा, वो कल अपलोड कर देंगे। ठीक है, इनकम टैक्स की अभी नहीं होगी अपलोड। देखिए, आप मेरी किताब में जाएंगे ना, तो हर बुक में एक मेन चैप्टर दिया हुआ है, और उसके साथ फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे सेल्स टैक्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो टोटल मैंने आपको बताया कि 30 से 40 मार्क्स की वेटेज है, 35 से 40 मार्क्स की वेटेज है। आप देखें, सेल्स टैक्स के ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। इसमें कम्बिनेशन है इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ना, कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए हुए हैं, कुछ आपके आई कैप के पास पेपर किया है। इस तरह मिल मिला के ना ये टोटल पिछली अटेम्प्ट तक, यानी अभी इस दफ़ा जो पेपर आपका आया है उसमें जो क्वेश्चन आया था, वो भी मैंने इसमें अपडेट कर दिया। ठीक है, तो टोटल अब आपके इस किताब में, इस किताब तो अभी नहीं आई, इस नोट 46 क्वेश्चन हैं। कोशिश करें इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। एक दफ़ा तो करना ही करना है आपने, 2 टाइम्स कर लें तो सबसे बेस्ट है। यानी ये 46 क्वेश्चंस अगर आप सेल्स टैक्स के कर लेंगे, प्लस एक सेल्स टैक्स की समरी है जो 40 पेजेस पे है। ठीक है, तो आपके ये जो 40 मार्क्स है ना, इनके ऊपर आपकी 100% ग्रिप हो जाएगी। ठीक है, आप पास पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसके बाद आपके 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे पेपर। इसी तरह इनकम टैक्स में है। तो जो भी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टोटल अगर मैं क्वेश्चंस को काउंट करूँ ना, तो मैं हमें 250 बनेंगे पूरी किताब के अंदर। 250 क्वेश्चन हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। नॉर्मली मैं 2 टाइम्स कहता होता हूँ, लेकिन एक दफ़ा तो ज़रूर करनी है। ठीक है, बेहतर है कि 2 दफ़ा कर लें, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर कर लें। उसके बेस पे आपका पेपर बहुत आसानी से पास हो जाएगा। ठीक है, पेपर आपका ओपन बुक है, लेकिन एग्ज़ाम में किताब अलाउ नहीं होती। सिर्फ जो बेयर एक्ट होता है ना, यानी जो ऑर्डिनेंस होता है, वो अलाउ होता है। और वो भी आई कैप आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करता है अपने पोर्टल पे खुद से। अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ना है ना अभी, फॉर द टाइम बिंग, आई कैप नॉर्मली फ़ौरन अवेलेबल नहीं करता होता। आई कैप जो है ना, वो आखिरी महीने में हमें अवेलेबल करता है। ठीक है, तो अभी आपने अगर खुद से बेयर एक्ट पढ़ना है, अभी तो बेयर एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरी किताब से ही पढ़िएगा। लेकिन अगर आप, कुछ लोगों को शौक होता है कि नहीं मैंने ऑर्डिनेंस से पढ़ना है, आप ज़रूर पढ़ें। उसके लिए आप अगेन एफबीआर की साइट पे जाएं। एस इस्लाम की वैसे बुक भी मिलती है प्रिंटेड, 2 3 हज़ार रुपये की किताब है, वो ले लें। लेकिन अगर वो नहीं लेना चाहते जी, सॉफ्ट कॉपी, तो एक बात याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं ना, मैं भी आपकी स्टेज से गुजर के आया हूँ, ये छोटी छोटी सी 2 4 2 2 हज़ार 4 4 हज़ार के पीछे किताब नहीं खरीदते। ठीक है, आज से 5 6 साल के बाद जब आप इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएंगे, इंडस्ट्री में चले जाएंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि इन चीज़ों की क्या कोई वैल्यू थी ही नहीं। ठीक है, ये 2 4 5 हज़ार रुपये मुश्किल अगर लगता भी है, तो लग के किताब ज़रूर ख़रीद लें। ठीक है, ऑर्डिनेंस खरीद लें। फिर भी कुछ बच्चे, मुझे पता है क्योंकि इतने सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, व्हाट्सएप पे दिमाग खाते हैं मेरा, नहीं लेना चाहते किताब। ये एफबीआर की साइट पे जाएं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, यहाँ पे ये वाला ऑर्डिनेंस है जी।
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अमेंडेड अप टू 30/6/2024। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये अपडेटेड है जी, इसको पढ़ लें। ठीक है, इसमें जो भी टॉपिक होगा बिल्कुल इसी तरह। ये सेल्स टैक्स एक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला लेटेस्ट, ये वाला, ये डाउनलोड कर लें। रूल्स, ये रूल्स भी पड़े होंगे इधर, ये रूल्स हैं। ठीक है, कोई एसआरओ करना है, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें किताब में समराइज की हुई हैं, तो आप किताब से पढ़ लेंगे, पर्पस है वो, लेकिन फिर भी ऑर्डिनेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, तो वहाँ पे मैंने आपको हर लेक्चर में प्रॉपर तरीके से गाइड किया होगा कि ऑर्डिनेंस को कब यूज़ करना है। ऑर्डिनेंस यूज़ आपने ज़रूर करना है पेपर में, लेकिन किस किस सिचुएशन में करना है वो मैंने वहाँ पे बताया होगा। ठीक है, इसलिए ये ऑर्डिनेंसेस वगैरह आपके पास सॉफ्ट कॉपी में तो ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, कोई एसआरओ चाहिए आपको, तो इसी तरह एफबीआर की साइट पे जाएं, और यहाँ पे ये आ रहे हैं जी, SROs/नोटिफिकेशन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ जी। ये सारे एसआरओ पढ़े, जैसे सेल्स टैक्स में ज़्यादा एसआरओ होते हैं, ये एसआरओ। ठीक है, ये ईयर वाइज 2024 में कितने एसआरओ आए, 23 में, 22 में, एंड सो ऑन, ईयर वाइज उसने ऑर्डर में रखे हुए हैं जी। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 3 साल, 2-3 साल पुराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो मैंने आपको यही तो बात एक्सप्लेन की है। आज से 2 साल पहले जो लॉ होगा और आज की डेट पे जो लॉ है, उसमें तो हजार हाँ चेंजेस आ गई हैं। टैक्स में यहाँ यहीं पे देख लो यार, ये 2024 में कितने एसआरओ आ चुके हैं। टैक्स में तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई चेंज आ जाती है। तो 2-3 साल तो दूर की बात है, साल पुराना लॉ भी नहीं पढ़ना। आज की डेट पे जो अपडेटेड लॉ है वो पढ़ना है आपने। ठीक है, किताब अपडेटेड लेनी है टैक्स टैक्स की। अगर आपकी अभी अटेम्प्ट नहीं बन रही अगले वाली, अगली अटेम्प्ट जो है जून 25 वाली, तो आप अभी बुक ना लीजिएगा। ठीक है, किताब टैक्स में हमेशा तभी लेते हैं जब आपकी अटेम्प्ट बन रही हो। लेकिन जब आपकी अटेम्प्ट बन रही हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो ये 2-4-5 हज़ार के बचाने की खातिर इस तरह के कामों में पढ़ते हैं, और बाद में फिर पेपर के बाहर होते हैं जी। ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी, ये तो मैं पुरानी किताब पढ़ता रहा हूँ। तो वो 2-4 नंबर से ही फेल हो जाते हैं। ठीक है, इन और ये 2-4 नंबर आपके 6 महीने जाया कर देते हैं। इसलिए इन कामों में नहीं पढ़ना भाई, ऐसा रिस्क ना लेना। बाकी ओबियसली आपकी मर्जी है। और कोई सवाल है किसी का तो बताएंगे। पहला लेक्चर आपको कल से अवेलेबल हो जाएगा। ये एक्सेल की शीट मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ जी। इसमें ना ये जैसे मैंने आपको बताया है, मैंने ये प्रॉपर, अब मैं एक दफ़ा दोबारा से समराइज़ कर दूं कि मैं आप लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या चीज़ें शेयर करूंगा। एक तो ये मेन समरी होगी, प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक स्टूडेंट ने लेक्चर वाइज समरी बनाई हुई है हर लेक्चर की। ये अगर आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, थर्डली सेल्स टैक्स के सारे नोट्स वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। पहला लेक्चर कल से आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखें, स्टेप वाइज चले ना। इनकम टैक्स का आपसे ज़रूर शेयर हो जाएगा यार, लेकिन पहले सेल्स टैक्स और एफडी को तो पढ़ लें। इसी तरह से इनकम टैक्स भी आपसे शेयर होगा ना। मैं आप 4 महीने आपके साथ हूँ यार, प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करूंगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं उसके बाद दोबारा आऊँगा ही नहीं। तो इनकम टैक्स में भी आपको प्रॉपर तरीके से पूरा बना के दूंगा स्केजुअल, उसमें बल्कि आपकी क्लासेस ज़्यादा होंगी इनकम टैक्स में। ठीक है, लाइव। तो देखिए, किसी भी, एक बात याद रखिएगा, टीचर से पढ़ते हुए ना एक बात हमेशा जहन में रखनी है कि आपके माइंड में ना क्लैरिटी होनी चाहिए। आप उस टीचर से डेमो क्लास लें या अपने सीनियर्स वगैरह से फीडबैक लें उस टीचर का। उसके बाद ना फिर वो जो टीचर आपको बताता है ना क्लास में, उसको काइंडली फॉलो करें। अगर उसके बाद भी आप कहें नहीं जी भाई मैं तो अपनी मर्जी करनी है और टीचर एम ही गलत कह रहा है, यानी ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे जो एक टीचर से क्लास पढ़ते हैं,
एक दूसरे बंदे की रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, किसी स्टूडेंट से लेके, तीन तीन किताबें पढ़ते हैं, एक फलाने ऑथर की किताब पढ़ते हैं, एक फलाने की पढ़ते हैं, एक फलाने की पढ़ते हैं, उनको रिलायंस नहीं होती। ज़्यादातर केसेस में इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो फिर नुकसान ही उठाते हैं, ठीक, टाइम वेस्ट करते हैं अपना। तो आप फीडबैक जैसे मैंने आपको बताया, या डेमो वगैरह, या पहली दो तीन क्लासेस रिकॉर्डिंग की सुन लें। और फ्रैंकली अगर आपको लगता है कि भाई ये टीचर ठीक नहीं है, तो मैं आपको अभी बड़ा क्लियरिटी कहता हूँ कि वापस चले जाएं, क्लास छोड़ दें। अगर आप कहते हैं नहीं भाई मेरी तसल्ली नहीं हो रही है, मुझे काइंडली मैसेज करें, मैं आपकी फ़ी रिफ़ंड करवा दूंगा, ठीक है। क्लास छोड़ दें, जो जिस टीचर से आपको तसल्ली मिलती है उस टीचर से पढ़ें। लेकिन अगर आपने तीन चार क्लासेस के बाद कहा नहीं भी मैंने इस टीचर से ही पढ़ना है, तो फिर रिक्वेस्ट ये है कि भाई वो जो आपको कहता है ना उसको फॉलो करें, ठीक है। मैंने आपको ये कहा है कि पहले आप सेल्स टैक्स को अच्छी तरह से पढ़ें, पहले एक महीना या डेढ़ महीना, ठीक है। अब आप फॉर द टाइम बीइंग अपने माइंड से निकाल दें कि इनकम टैक्स भी कोई चीज़ है, ठीक है। सेल्स टैक्स को के ऊपर ग्रिप करें जिस तरह से मैंने प्रॉपर बना के दिया हुआ है, अगर मेरे पे रिलाइज करनी है, ठीक है। नहीं करनी, मैंने आपको बता दिया, वे आउट बता दिया। और एक और बात भी कि अगर कोई स्टूडेंट को अभी भी मसला है कि नहीं भाई पैक वाले तो कहते थे लाइव क्लास होगी, ये तो रिकॉर्डिंग वाला काम शुरू कर दिया है, ठीक है, और मुझे तो इसमें तसल्ली नहीं है, वो मुझे मैसेज कर दे, ठीक है। जिस बंदे को तसल्ली, लेकिन एक दफ़ा क्लासेस रिकॉर्डिंग सुन ले 3 दिनों की, पहला हफ्ता निकाल ले, उसके बाद किसी बच्चे को तसल्ली नहीं हो रही, मुझे मैसेज कर दे, भाई मैं नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है, आप फी अपनी वापस ले लें। लेकिन ये जो व्हाट्सएप पे ये जो दो चार बच्चे होते हैं ना, जो लगे रहते हैं हर दफ़ा रोना धोना, छूटे फलाने प्लेग ने तो कहा था इतने बजे क्लास होगी, ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि 8-10 पे क्लास क्यों हो रही है, 8 बजे क्यों नहीं हो रही, ठीक है। पैग ने कहा था जी 6 तारीख को क्लास है, 7 को क्यों नहीं, 7 को क्यों हो रही है, 6 को क्यों नहीं हो रही। इस तरह की जो बातें हैं ना यार, अब पता क्या, अब आप ना फाइनल लेवल पे आ गए हैं। इस तरह की बातें ना मुझे तो कैफ लेवल पे भी अच्छी नहीं लगती बच्चों की हुई, लेकिन इस तरह की बातें जो होती है ना वो बच्चे करते होते हैं छोटे लेवल के। अब आप फाइनल लेवल पे मेच्योर लेवल के स्टूडेंट हो गए हैं, फाइनल लेवल पे ना इस तरह की बातें नहीं करते होते उस्ताद के बारे में या इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है। मैंने आपको वैसे पहले बताया कि अगर आपको तसल्ली नहीं है, हफ्ते के अंदर अंदर मुझे बता दें, आप जिस तरह से कहेंगे वैसे कर लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से काइंडली यूज़ कीजिएगा, यूज़ से मुराद के फॉलो कीजिएगा इंस्ट्रक्शंस को। जी, ज़्यादातर तकरीबन 90% जो है ना वो आपका पर्पस जो है वो मेरी बुक से सर्व हो जाएगा। लेकिन बाज़ सिचुएशंस में ना आपको एक्ट को यूज़ कर, स्पेशली सेल्स टैक्स को, सेल्स टैक्स के एक्ट को पेपर में यूज़ करना पड़ता है बाज़ केसेस में, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जो स्केजुअल्स है ना आपके, थर्ड स्केजुअल, फिफ्थ स्केजुअल, सिक्स्थ स्केजुअल सेल्स टैक्स का, उसमें ना बहुत सारी आइटम्स हैं। अब वो आइटम्स जो है ना वो बाज़ दफ़ा वो याद नहीं होती बच्चे से। अब एग्जामिनर जो है ना फाइनल लेवल पे वो आइटम वाइज टैक्सेशन पूछ रहा है। पिछला पेपर आप वाला जो इस दफ़ा वाला आया है ना पिछले महीने, वो आप निकाल के देख लें तो सारी टैक्सेशन उसने डिफरेंट आइटम्स की पूछी है। अब वो जैसे फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की टैक्सेशन पूछ ली। अब ज़्यादातर बच्चों को तो वो याद नहीं होगी, वो उसके लिए फिर वो बाज़ दफ़ा ना, अगर आपको पता है कि कहाँ पे दी हुई है तो आपको वो पेपर में वो रेफ़र करना पड़ता है एक्ट। तो सेल्स टैक्स में ऑर्डिनेंस को रेफ़र करना पड़ता है। उसके लिए अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो वहाँ पे मैंने हर लेक्चर में बड़े प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन किया होगा कि कब रिकॉर्डिंग सुननी, कब आपने एक्ट को यूज़ करना है, किस किस जगह पे आपने मार्क करना है कि ये थर्ड स्केजुअल इधर है, ये मैंने एक्ट पेपर में देखना है, इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने देखनी है, सिक्स्थ में मैंने क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक। तो अगर आप लेक्चर सुनेंगे ना उसमें मैंने गाइड किया होगा। लेकिन किताब अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका पर्पज़ सर्व हो जाएगा। नहीं अरूबा, ये फ्रेश सेशन के नहीं होंगे जी, पिछले वाले होंगे। अब देखें इसके लिए तो अब 8 बजे की क्लास शुरू हुई हुई है। अब मैं अगर आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत डिटेल टाइम लग जाएगा। इसके लिए बेहतर है जो आज की क्लास होगी ना इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी पोर्टल पे। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग अगर आप सुन लें
तो जो आपने अभी क्वेश्चन किया है ना उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। जी, और बताएं जी। जी जी, क्लास के ज़रूर नोट्स बनाएं। एक तो मैंने आपको बताया कि ये जब मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ ना तो मैं एक्सेल पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो ये जो पिछला सेशन है ना, इसमें ये मैंने एक्सेल की शीट है, लेकिन ये मैं शेयर नहीं करता होता स्टूडेंट से, क्योंकि इसमें कोई चीज़ मैंने कब डिस्कस की क्या की बताया था मुझे भूल जाता है। ठीक है। तो ये आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगी। ठीक है, इसमें मैंने इस तरह से प्रॉपर तरीके से, जैसे ये देखें, ये पहली क्लास होगी, तो इसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है पहला लेक्चर के बारे में कैसे करना है। ठीक है। इसके बाद फिर जो दूसरी क्लास होगी वो नीचे मैंने एक्सप्लेन की होगी इस तरह करके, ये दूसरी क्लास में एक्सप्लेन किया होगा, ये तीसरी में किया होगा, इस तरह करके मैं एक्सेल पे एक्सप्लेन करता हूँ एक ही शीट पे। तो उसके आप नोट्स बना सकते हैं अपने, या जो आपको जिस तरह से समझ आती है रिकॉर्डिंग में आप अपने पास नोट्स बना लें। अभी सेल्स टैक्स के जो 27 लेक्चर्स है ना, सेल्स टैक्स, एफईडी और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, इनके जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये कल इंशाल्लाह आपके पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएंगे, सारे के सारे। और जो हर मंडे को आपकी लाइव क्लास हुआ करेगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी पोर्टल पे अवेलेबल हुआ करेगी अगले दिन, जो भी उन्होंने आपको टाइम बताया होगा। क्या टाइमलाइन बताई हुई है जी? 24 घंटे के बाद होती है अवेलेबल रिकॉर्डिंग। हाँ, बुक के बारे में मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया बड़ी डिटेल में डेल, कि 12th एडिशन जो है वो उसमें पिछली दोनों अटेम्प्ट्स के पास पेपर के सोल्यूशन नहीं है, प्लस जो बिल आया है वो नहीं है। ठीक है। अगर आप उन उन चीज़ों की नहीं देखना चाहते तो आप 12वां एडिशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो वो अपडेटेड वो चीज़ें भी मेरे पास होनी चाहिए, तो फिर रिकमेंडेड यही है कि आप वो 13th एडिशन यूज़ करें। जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है जी किसी का भी? बिल मई जून में आता है, लेकिन मैंने अभी तो एक्सप्लेन किया है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई रेवेन्यू में शॉर्टेज हो जाए ना, या कोई प्रोसीजरल लेवल की चेंज रिक्वायर्ड हो, तो एफबीआर क्या करता है कि वो फिर ड्यूरिंग द ईयर भी अमेंडमेंट सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट ले आता है। जैसे अभी पिछले हफ्ते ही बैंक के लिए उन्होंने चेंज कर दिया। हाँ, मिनी बजट जिसे कहते हैं, समझ कि बैंक के ऊपर ना पहले जो टैक्स का रेट था ना वो 39% था, लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही चेंज आई है। और उन्होंने, मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि एफबीआर पे शायद पड़ा होगा। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं, स्टूडेंट की समरी भी कर सकते हैं। ये क्योंकि पिछले हफ्ते ही आई है ना, तो मेरे ख्याल में एफबीआर की साइट पे उन्होंने अभी डाली नहीं है। तो जैसे बैंक है ना, तो बैंक के लिए रेवेन्यू की शॉर्टेज हो रही थी, उन्होंने, बैंक का ईयर एंड नॉर्मली दिसंबर होता है, तो उन्होंने इस साल में ना बैंक के लिए जो टैक्स का रेट है ना वो 39% से बढ़ा के 44% कर दिया। ठीक है। तो ये एक चेंज आई है ताकि बैंक से एडिशनल रेवेन्यू आ जाए। हाँ, वो जो लॉ की अक्सर स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं, मैं ये सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो लॉ की और टैक्स की क्लास में क्लैश आ रहा है ना, उसके लिए मैंने इस दफ़ा बता दिया कि चूंकि मेरी लाइव क्लासेस नहीं है, रिकॉर्डिंग वाला मोड है, तो मैं क्लास जो है वो 8:30 बजे स्टार्ट कर लिया करूँगा। तो आपकी जो मंडे को क्लास हुआ करेगी वो 8:30 बजे हुआ करेगी। ठीक है। पिछले किसी सेशन में मैंने इस तरह से नहीं किया, लेकिन ये सेशन चूंकि
लाइव वाला नहीं है, इसलिए मैं 8:30 बजे क्लास स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। देखिए ना, अगर आप फेब तक सेल्स टैक्स एफएडी और वो कवर कर लेंगे ना, तो उसके फेब के फौरन बाद मैं इनकम टैक्स सारे के सारे लेक्चर जो है वो शेयर कर दूंगा। अब उसके बाद फिर वो आपके ऊपर है, वो इनकम टैक्स वाला पोर्शन आप 1 महीने में कवर कर लें। 1 महीने में कवर करने के लिए आपको एक वीक में 5 लेक्चर सुनने पड़ेंगे, ठीक है। आप 2 महीने में कवर कर ले, 2 महीने में करने के लिए आपको एक वीक में 3 लेक्चर सुनना पड़ेंगे। तो वो आपके ऊपर है। इसमें महल में रमज़ान भी आ रहा है ना मार्च में। मार्च में रमज़ान भी है, ठीक है। जी, एथिक्स वाला जो पोर्शन है ना, उसमें जो आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स में टैक्सेशन प्रैक्टिसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो एग्जामिनर पेपर में टेस्ट करता होता है। आप मेरी बुक में चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। उसमें मैंने सारा मटेरियल दिया हुआ है, मैं नॉर्मली पढ़ाता नहीं होता। हाँ, अलबत्ता कोई क्वेश्चन हो तो उसका जवाब दे दिया करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ये चीज़ें आपने ऑडिट में पढ़ी होती हैं। वो जो एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके 10-12 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, प्लस एक 8-10 पेजेस का एक मटेरियल बनाया हुआ है। वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका वो वाला एरिया जो है 5 नंबर वाला, वो कवर हो जाता है, ठीक है। आई कैप के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो भी आपको पेपर में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको अवेलेबल होंगे। चलें, ऐसा करते हैं कि जिन वो ऐसा भी कुछ लोग होंगे जो वैसे मैं अक्सर मुझे एक हमें 2-3 बच्चों का मैसेज आया, किसी का उस दिन मैसेज आया कि मैंने 17 लेक्चर तो पढ़ लिए हैं सेल्स टैक्स के, तो अब वो उन्होंने गायब कर दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे भी होंगे जो जल्दी पढ़ लेंगे, तो उसके लिए फिर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि हम नेक्स्ट मंथ में 15 तारीख तक इनकम टैक्स अवेलेबल कर मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में 15 पे इनकम टैक्स अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। जो लोग इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं उसके बाद, ठीक है। लेकिन ऐसा ना कीजिएगा कि 2 लेक्चर सेल्स टैक्स के सुने और एक इनकम टैक्स का सुन लें, यानी मिक्स करके नहीं पढ़ना। पहले सिर्फ स्टैंड अलोन बेसिस पे आपने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, ठीक है। जब वो आपका कंप्लीट हो जाए, आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए 45 क्वेश्चंस की, उसके बाद इनकम टैक्स पे जाइएगा, ठीक है। कंबाइन करके आपने जब आपने रिवीजन करनी है ना आखिरी महीने में, तब पढ़ना है। स्टार्ट में कंबाइन करके नहीं पढ़ना। जी, टोटल आपके जो रिकॉर्डिंग में आपको लेक्चर मिलेंगे ना, वो 55 हैं। 55 लेक्चर्स रिकॉर्डिंग में हैं, और लाइव में तकरीबन 15-20 हो जाएंगे इस दफ़ा। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको लेक्चर में मिल जाएंगे, ठीक है। इस दफ़ा जो सेशन है उसमें जो आपकी क्यूरीज होंगी पिछले लेक्चर से रिलेटेड, वो मैं एड्रेस करूंगा, और प्रैक्टिस अगर रिक्वायर्ड होगी वो करवाऊंगा। तो 10 एक लेक्चर टोटल उनके ऐड कर लें तो तकरीबन ये 65-70 बन जाएंगे लेक्चर आपके। हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा जी। ये जो लाइव वाला मेरी क्लास है, ये लाजमी नहीं है कि आप अटेंड, यानी पिछली दफ़ा स्टूडेंट थे, पता नहीं कितने बच्चे पिछली दफ़ा रजिस्टर्ड थे, हंड्रेड्स में होते हैं। उन्होंने तो वो 55 लेक्चर पढ़ के ही पेपर दिया है ना, तो क्या उनसे पेपर नहीं हुआ? 100% हो गया उनसे पेपर। यानी आप में से ऐसे भी बेतहाशा बच्चे होंगे जिनको लाइव क्लास अटेंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। लाइव क्लास आपने क्यों अटेंड करनी है? अगर आपको लेक्चर में कोई इशू है, वो क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, या आप कह रहे हैं ना यार जो टीचर प्रैक्टिस करवा रहा है ना वो मैं फर्दर
प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ठीक है। वरना मैंने उन 55 लेक्चर्स में भी सफिशिएंट प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो तो ज़्यादातर स्टूडेंट का जो पर्पज़ है वो रिकॉर्डिंग से ही सर्व हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो कहते हैं नहीं जी लाइव, तो वो उनके लिए मैंने ये इस तरह से ये मॉडल बनाया है इस दफ़ा। नहीं नहीं, लास्ट मिनट होल्ड नहीं करना, प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। अक्सर लेक्चर में मैंने आपको ना ये भी बताया होगा कि भाई ये आज के लेक्चर के बाद आपने प्रैक्टिस मटेरियल में से कौन कौन सा सवाल करना है। मैंने साथ साथ बताता जा रहा हूँ लेक्चर के अंदर, अगर आप जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, तो ये लेक्चर एक कंप्लीट होगा, फिर बताऊंगा भाई कि ये सवाल नंबर 5 6 7 ये कल करना है आपने, वो आपने कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो 45 के 45 क्वेश्चन, इसीलिए तो मैंने शुरू में 1.5 महीना रखा होता है कि सेल्स टैक्स और एफ के ऊपर आपकी 100% ग्रिप हो जाए। वो 100% ग्रिप से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ लेक्चर सुनने हैं। लेक्चर सुनने हैं और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको 100%, 45 दिन है तो रोज रोज का एक सवाल कर लो, आपके 45 क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, आपका लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। हाँ। पेपर कैसे करना है जी, वो उसके लिए प्रॉपर मैं गाइडलाइन देता होता हूँ। लेक्चर में भी आपको मिल जाएगी, अलहदा से भी मैं आपका सेशन कर दूंगा। लेकिन वो अभी इस वजह से नहीं कर सकता कि अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है ना कुछ भी। तो अभी मैं आपको कैसे बताऊंगा आपने एक पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा सवाल पहले करना है, कौन से टॉपिक्स अच्छे तरीके से करने हैं। वो जब आप आहिस्ता आहिस्ता सिलेबस के ऊपर आपकी ग्रिप होगी, टॉपिक्स आप पढ़ लिए होंगे आपने, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर अलहदा से एक सेशन कर लेंगे। वैसे तो रिकॉर्डिंग में भी आपको 12 मरतबा मिल जाएगा। लेक्चर नोट्स शेयर नहीं होते जी, ये मैंने जो बुक बुक वाला पोर्शन है ना, जो मैंने आपको बताया कि जो मैंने एक्सेल पे एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ये शेयर नहीं होंगे। ये रिकॉर्डिंग के दौरान स्क्रीन पे अवेलेबल होंगे। आप खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं या अपनी, क्या उसको कहते हैं, पॉज करके स्क्रीन को खुद से नोट करना चाहते हैं, आप कर लें। ये जो मैंने एक्सेल पे एक्सप्लेन किया होगा कॉन्सेप्ट्स को, ये मैं शेयर नहीं करता, ठीक है, ये इस दफ़ा भी शेयर नहीं होंगे। जो बुक वाला पोर्शन है वो मैंने आपको बता दिया कि जब तक बुक अवेलेबल नहीं होगी, सेल्स टैक्स जैसे है तो सेल्स टैक्स सारे का सारा आपसे शेयर हो जाएगा। लेकिन जब बुक अवेलेबल हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपको बुक को फॉलो करना होगा, ठीक है। हाँ अलबत्ता इस दफ़ा जो एक स्टूडेंट ने बनाई हुई समरी है हर लेक्चर की, वो मेरे से बेहतर बनी हुई है, ये मैं पहले बता दूं, इसलिए मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ, वरना मैं नॉर्मली शेयर नहीं करता होता इस तरह की कोई भी चीज़। ये एक बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत डिटेल्ड में समरी बनाई हुई है मेरे पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जो उसको यूज़ करना चाहता है वो यूज़ कर सकता है, जो नहीं करना चाहता वो ना करे, ठीक। हाँ ये मैंने आपको बताया ना, मैंने वो ग्रुप बनाए हुए हैं टेक्स्ट के, उसमें मैं ऐड कर लूंगा आप सब लोगों को और फिर शेयर कर दूंगा कल, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब लोग अभी मुझे मैसेज कर दें। वो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, मैं पैक में भी दे दूंगा, पैक वाले इसको आपके जो पोर्टल है उस पर भी रख देंगे। जी। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है जी। अब नेक्स्ट वीक में आपसे मंडे को मुलाकात होगी। रिकॉर्डिंग आप तीनों पहले लेक्चर्स की ज़रूर सुन लीजिएगा जी। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर मैं ऑफ करने लगा हूँ। कोई नहीं है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट वीक में मंडे को अब आपकी 8:30 बजे क्लास होगी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।